नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है पीएमडी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, ये सभी प्रकार के सिलेबस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको हम कंप्लीट कराएंगे। आज महा एपिसोड 2 है, जिसमें आप भाग ले रहे हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस एपिसोड में और जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे हमारा शरीर जिंदा कब तक है? जब तक हमारा शरीर और हमारी आत्मा है तब तक एक मनुष्य जिंदा रहता है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। जैसे कोई मनुष्य है तो वो सिर्फ इसके शरीर से ही क्या वो मनुष्य कहलाएगा? नहीं। इसमें अगर आत्मा जब तक नहीं रहेगी वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। अगर शरीर को हटा दे, सिर्फ आत्मा को छोड़ दे तो हम उसको बोलते हैं भूत है ना, ऐसा जनरली बोलते हैं। अगर हम आत्मा को हटा दे और सिर्फ शरीर को रखें तो क्या है? वो एक मृत शरीर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहेगा, तभी वो पूर्ण रूप से कंप्यूटर कहलाएगा। क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सर है। ठीक है, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो वो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा, सिर्फ एक खोखला बॉडी है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं डाल दे, सॉफ्टवेयर को उसमें निकाल दिए तो क्या है? सिर्फ हार्डवेयर है तो क्या है? ठीक है, दूर से देखने में कंप्यूटर है, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं होगा, एक बॉडी है। अगर हम बॉडी को हटा दे, सिर्फ सॉफ्टवेयर के रखें तो कोई आदमी को बोलेंगे देखो ये कंप्यूटर है, तो क्या मानेगा? क्या नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए क्या होना चाहिए? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर, मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, कोई मनुष्य है तो मनुष्य की जो कंकाल है, जो उसके शरीर है, उसे क्या कहते हैं? उसका जो हार्डवेयर है ना, इसका मनुष्य का हार्डवेयर, मतलब जैसे हड्डी हार्ड होता है ना, कठोर होता है। इसलिए कंप्यूटर में जो भी हार्ड चीज़ है उसे क्या कहेंगे? हार्डवेयर। जैसे उसका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बहुत से डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। जैसे मॉनिटर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, है ना, सीपीयू का जो सामने का पोर्शन हो गया वो। ठीक है, ये सब क्या है? हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर की भौतिक संरचना है, मतलब उसका फिजिकल पार्ट, बाहरी बनावट को दिखाता है। वस्तुतः भी सभी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं। अब हार्डवेयर में हम क्या करें? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जिसको हम अपने खुली आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? हार्डवेयर। जैसे मानव का शरीर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? हार्डवेयर। मतलब किसका? मानव का हार्डवेयर क्या है? उसका शरीर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। आत्मा। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर की आत्मा है। जैसे हार्डवेयर में हम बात किए तो हार्डवेयर में क्या था? जो शरीर है वो क्या है? हार्डवेयर है, और जो आत्मा है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं करता। अब आत्मा क्या स्वयं से कोई काम करेगा? क्या नहीं। जब तक कि शरीर उसको काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर भी क्या है? हार्डवेयर जब तक कोई काम नहीं देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर का निर्देश दिया जाना आवश्यक है। एक्चुअल में यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखिए। ये क्या है? सॉफ्टवेयर कोई भी कार्य स्वयं से संपादित नहीं कर सकता। जैसे आत्मा स्वयं से कोई भी कार्य को संपादित कर सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक, ये क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कोई भी कार्य को स्वयं से संपादित नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश दिया जाना आवश्यक है। जैसे आत्मा, तो आत्मा को कौन निर्देश देगा? मनुष्य का शरीर निर्देशित करेगा, तभी तो क्या होगा? आत्मा काम करेगा, है ना, उसका मन काम करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे
युवावस्था में मनुष्य का शरीर अच्छा ताकतवर रहता है, ठीक है, तो वो अच्छे से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाता है उसका शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर होते जाता है, तो उसका आत्मा भी फिर उसको छोड़ के चले जाती है, ठीक है। यह कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हार्डवेयर में हमने देखा था कि मॉनिटर हो गया, जो बाहरी चीज़ जो दिख रहा था वो सब क्या था, हार्डवेयर था। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जैसे हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम जैसे पावर पॉइंट हो गया, है ना, यहाँ पे दिख रहा है देखो, पावर पॉइंट, वर्ड, विंडोज़, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल है, क्रोम ब्राउज़र है, एप्पल है, नोटपैड है, जीमेल है, ईमेल है ना, और लिनक्स है, जावा है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों व अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा, ठीक है। अब आत्मा ही बताएगा किसको, शरीर को, कि वो कौन सा काम करेगा। जब तक कि मन नहीं बोलेगा हमारा शरीर काम करेगा क्या, नहीं। वैसे ही सॉफ्टवेयर क्या करेगा, निर्धारित करता है कि हार्डवेयर को अब कौन सा कार्य करना है, क्योंकि काम तो हार्डवेयर को ही करना है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको निर्देशित करेगा या उसको निर्धारित करता है। हमारा मन क्या करेगा, मन बोलेगा तभी हम कोई काम को करते हैं, है ना। तो लेकिन मन काम करता है क्या, नहीं, हमारा शरीर काम करता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हार्डवेयर काम करेगा। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते। जैसे आत्मा, आत्मा को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। वैसे ही हम सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम सॉफ्टवेयर को भी क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते। इस प्रकार अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका क्या है, ईंधन है, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, इंजन है, हार्डवेयर क्या है, इंजन है। तो अब भाई कोई इंजन को चलाने के लिए क्या होगा, ईंधन, वहाँ पे पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा ना। तो सॉफ्टवेयर क्या है, पेट्रोल का काम करता है। जैसे मानव का शरीर का हम एक उदाहरण ले रहे थे, तो मानव का शरीर क्या है, इंजन है। मतलब एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, वो हमारा मानव का शरीर क्या है, इंजन है। लेकिन उसकी जो आत्मा है वो क्या है, उसका ईंधन होता है। उसी प्रकार से ही हार्डवेयर क्या है, यहाँ पे इंजन का काम करेगा और सॉफ्टवेयर उसमें ईंधन का काम करेगा। ईंधन मतलब उसको आगे बढ़ाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा। सॉफ्टवेयर ही निर्धारित करेगा कि हार्डवेयर को कौन सा काम करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम देख छू नहीं सकते। इस प्रकार अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर का ही, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही ये याद रखने के लिए आसानी होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है बताइए, इंजन है, नहीं, सॉफ्टवेयर क्या है, ईंधन है, और हार्डवेयर क्या है, इंजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जाता है जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। तो 5 भाग क्या क्या है, इनपुट, भंडारण, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल। एक बार फिर से देखेंगे, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जाता है जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। 5 भागों में इसको बांटा जाता है जो हर प्रकार के कंप्यूटर, जितने भी प्रकार के कंप्यूटर है उसके लिए ये पांचों चीज़ आवश्यक है। तो पहला क्या है देखिए, इनपुट, दूसरा है भंडारण, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है आउटपुट और पांचवा क्या है, कंट्रोल, ठीक है। इस पांचों के बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या था, इनपुट। तो यहाँ पे देखिए इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा या डाटा तथा अनुदेशों को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। इसे इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिए फिर से, कंप्यूटर में डाटा
तथा अनुदेशों को डालने के कार्य इनपुट कहलाता है। इसे इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ को, जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करेंगे, तो कोई भी चीज़ को हम टाइप करें तो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है ना। कम हमको बाहर मिल रहा है कि अभी नहीं मिल रहा है। हम जैसे टाइपिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में वो सेव होते जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ा, कीबोर्ड। अब यहाँ पे कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, इसको आउटपुट नहीं बोलेंगे क्योंकि देखने से तो खैर बाहर में दिखता है वो, ठीक है, कि कीबोर्ड क्या है, बाहर में है तो इसको आउटपुट बोल दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके इनपुट और आउटपुट डिपेंड करते हैं उसके काम पर, कि वो काम अंदर की ओर कर रहा है कि बाहर की ओर कर रहा है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट है, क्योंकि कीबोर्ड में हम जब टाइपिंग करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर वो छपता है, ठीक है, जो भी वर्ड है। दूसरा माउस भी ऐसा कर्सर दिखाता है, ठीक है, वो कहाँ पे दिखाता है, मॉनिटर के अंदर दिखाता है, कंप्यूटर के अंदर दिखाता है। उसके बाद जॉयस्टिक का यूज़ खैर अभी नहीं होता, वो वीडियो गेम खेलने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर काम करता है। उसके बाद है ट्रैक बॉल भी कंप्यूटर के अंदर काम करता है। स्कैनर, जैसे हम कोई भी चीज़ को स्कैन करते हैं या फोटो कॉपी करते हैं तो वो क्या होता है, स्कैन होके कहाँ पे छप जाता है, कंप्यूटर में छप जाता है। अभी हम फोटो कॉपी मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रिंटर है ना। स्कैनर क्या करता है, किसी भी चीज़ को स्कैन करेगा और उसको एक चाहे जेपीजी फॉर्म हो या पीडीएफ फॉर्म हो या इमेज के फॉर्म में हो, उसको क्या करेगा, कंप्यूटर में लोड कर देता है। उसके बाद है टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल चलाते हैं वो भी एक टच स्क्रीन है, हम टच करते हैं तो वो क्या है, अंदर काम करता है, बाहर कंप्यूटर मोबाइल के या कंप्यूटर के बाहर नहीं दिखता। उसके बाद है वेब कैमरा है, जैसे अपन देखते हैं सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा हालांकि बाहर में है लेकिन उसका पूरा इमेज कहाँ बनता है, किसी सॉफ्टवेयर में वो सेव होते जाता है। उसके बाद आते हैं माइक्रोफोन भी क्या है, माइक्रोफोन से हम जब बोलते हैं तो वो मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव होता है, जो भी हमारा आवाज़ है वो, ठीक है। तो इनपुट क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। इसे इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर हमारा था भंडारण। सेकंड नंबर क्या था, भंडारण। अब भंडारण क्या होगा, देखिए ध्यान से, डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। अभी हमने क्या किया था, इनपुट के द्वारा क्या किया था, इनपुट के द्वारा हमने क्या किया था, कंप्यूटर के अंदर डेटा को डाला था, ठीक है। तो भाई कोई भी चीज़ को हम डालेंगे तो कहीं ना कहीं जाके से, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाए मतलब भोजन कहाँ गया, शरीर के अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद पेट में कहीं पे वो रुकेगा, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, भंडारण कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से डाटा तथा अनुदेश, जो भी हम डाटा डाले या कोई भी अनुदेश दिए वो मेमोरी यूनिट में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे उसको निकाल के हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणामों, अंतिम तथा ई नहीं है यहाँ पे, अंतिम तथा अंतरिम परिणामों, ठीक है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट को भी मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भंडारण से समझ लेते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया, इनपुट के द्वारा कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को अंदर भेजा, तो अंदर भेजने के बाद क्या हुआ, वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो गया या मेमोरी यूनिट में क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो स्टोर होगा, जहाँ पे वो रुकेगा, उसे क्या कहेंगे, भंडारण कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रोसेसिंग। तीसरा नंबर क्या है हमारा, प्रोसेसिंग। इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेश के अनुसार अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन कर उसे सूचना में बदला जाता है तथा वांछित कार्य संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी डेटा था, उसको हमने इनपुट के द्वारा क्या किया, कंप्यूटर के अंदर उसको डाल दिया, ठीक है। इनपुट के द्वारा क्या किया, कंप्यूटर के अंदर हमने उसको डाला, तो वो क्या करेगा, अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं कर उसे सूचना में बदल देगा। किसमें बदलेगा, सूचना में बदलेगा, और वांछित कार्य में उसको क्या कर देगा, संपन्न कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए हमने तो क्या किया, पहले इनपुट से कोई भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर डाला, उसके बाद क्या हुआ, वो
भंडारण हुआ किसी जगह पे, फिर उसको क्या किया, अंकगणितीय के माध्यम से क्या हुआ, कहीं पे उसको क्या किया, स्टोर किया और उसको संप्रेषित किया। ठीक है, फिर आउटपुट में हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट करता है। अब हमने क्या किया, इनपुट से डाला, उसके बाद उसको स्टोर किया, फिर प्रोसेसिंग का काम हुआ, उसके बाद हमको आवश्यकता अनुसार, जैसे हमको अब कोई भी चीज़ को टाइप किए है ना, टाइप किए तो वो क्या हुआ, इनपुट हुआ, कीबोर्ड की सहायता से किए तो अब वहाँ पे जाके वो सेव हो गया, तो वो भंडारण हुआ, फिर वो प्रोसेस हुआ उसमें, और उसका हम प्रिंट चाहते हैं, जैसे प्रिंट आउट निकालना है ना, प्रिंटर की सहायता से, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। मतलब कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाएगा। जैसे हम उपयोग हम ही किया और हमको फिर से वो ला के दे दिया, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आउटपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, और उसे ही आउटपुट कहते हैं, इसे आउटपुट यूनिट द्वारा क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक नज़र, क्योंकि हम इनपुट और आउटपुट के बारे में डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जनरल नॉलेज के लिए हम आउटपुट के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट मतलब जो बाहर है, जैसे प्रिंटर क्या करता है, हमको प्रिंट निकाल के देता है, मॉनिटर, ठीक है, उसके बाद है हेडफोन क्या करता है, यहाँ पे हेडफोन हमको क्या कर, अब यहाँ पे मॉनिटर, तो सर बोलोगे सर अभी तो बोल रहे थे कि मॉनिटर इनपुट है, मॉनिटर इनपुट नहीं है, मॉनिटर से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ वहाँ पे सेव है उसको हम बाहर की ओर देख रहे हैं ना, इसलिए क्या है, आउटपुट है। अब यहाँ पे देखिए हेडफोन से हम आवाज़ को सुनते हैं, मतलब बाहर आ रहा है वो भी, इसलिए भी आउटपुट है। साउंड ट्रैक जैसे टेप रिकॉर्डर पहले आता था, वो भी क्या है, बाहर आता है, इसलिए वो आउटपुट है। उसके बाद है स्क्रीन प्रोजेक्टर, ठीक है, जो प्रोजेक्टर लगा रहता है वो क्या करता है, चित्र को बाहर प्रेषित करता है। स्पीकर, लाउड स्पीकर वगैरह जो भी है, ये सब क्या है, आउटपुट में आता है। उसके बाद जीपीएस लोकेशन हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, प्लॉटर हो गया, प्लॉटर जैसे बड़े बड़े पेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आउटपुट की श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं, पांचवा है कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल को ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल क्या होता है, विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उसके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरण, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उसके बीच तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, पेन ड्राइव हो गया, है ना, पेन ड्राइव को क्या किए थे, जैसे आप देखो ये दिख रहा है छेद जैसा, है ना, पेन ड्राइव को यहाँ पे डाला और उसमें हमने इसको क्या किया, बाहर से डाला और अंदर से भी वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर वहाँ पे पहले से या हार्डवेयर वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरण, अनुदेशों और सूचनाओं को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो यहाँ से बाहर से गया उसको और अंदर से आए उसको क्या करेगा, वो तालमेल बिठाएगा दोनों में और उसको हमको एक रिजल्ट के रूप में प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये किसका काम है, कंट्रोल का काम है। ठीक है, आगे आते हैं, मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल क्या होता है, देखिए, कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे से छोटे निर्देश को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। मशीन साइकिल को एक निश्चित क्रम में निष्पादित होने वाले 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। मशीन साइकिल को एक निश्चित क्रम में निष्पादित करने के लिए 4 चरण होते हैं। पहला चरण है फेच। पहला चरण क्या है, फेच है। दूसरा है डिकोड, तीसरा है एग्जीक्यूट और चौथा है स्टोर। तो फेच क्या होता है, देखिए, मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना। ठीक है, फेच का काम क्या है, मेमोरी से आवश्यक निर्देश को प्राप्त करना। उसके बाद डिकोड का है प्राप्त निर्देशों को, यहाँ पे निर्देश प्राप्त हो गया, अब उस प्राप्त निर्देश को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड्स में बदलेगा। ठीक है, पहले क्या करेगा, फेच से आवश्यक निर्देश को प्राप्त करना है। ठीक है, फेच का काम क्या है, आवश्यक निर्देशों को प्राप्त करना। उसके बाद डिकोड क्या करेगा, प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड में बदलेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट, इन कमांड को प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जो हमारे पास डिकोड से कमांड्स प्राप्त हुआ या डिकोड से जो कमांड बदला उसको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद है लास्ट
एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त परिणाम को मेमोरी में स्टोर करेगा। इसलिए यहाँ पे इसके 4 चरण होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, मशीन साइकिल के 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट, कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना विभिन्न कंप्यूटर में अलग अलग हो सकती है, पर पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, कार्य पद्धति, उसके कार्य करने के तरीके के आधार पर उसे बांटा गया है। तो पहला है इनपुट, दूसरा भंडारण यूनिट या मेमोरी, तीसरा है सिस्टम यूनिट और चौथा क्या है, आउटपुट यूनिट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले भी पढ़ा था, जिसमें इनपुट था, भंडारण था, सिस्टम था, प्रोसेसिंग था और आउटपुट था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनपुट, भंडारण, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर तीसरा में आपको 3 चीज़ और दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं अब आगे चल के। सबसे पहला देखिए इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हमने अभी भी देखा था, डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिकी युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाता है। फिर से सुनिएगा, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, डाटा, प्रोग्राम, अनुदेशन और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विद्युत यांत्रिकी युक्ति को इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत करता है। ठीक है, चूँकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेत 0 और 1 या ऑन ऑफ, ठीक है, सिर्फ बाइनरी संकेत को कंप्यूटर समझता है, 0 या 1 या फिर ऑन या ऑफ, बंद या चालू, ठीक है, को समझ सकता है। अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डाटा अनुदेशों को बाइनरी संकेत में बदलता है। इस तरह इनपुट डिवाइस के कार्य, तो अब इनपुट डिवाइस के कार्य क्या है, एग्जाम में आता है, ऐसा ऑप्शन दे दिया रहेगा 3 4 5 तो है ना, उसमें से छांटना रहता है कि इनपुट डिवाइस के कार्य कौन सा है, पहचानिए। तो इनपुट डिवाइस के कार्य देखते हैं। पहला, डाटा अनुदेशों तथा प्रोग्रामों को स्वीकार करना। इनपुट डिवाइस के काम क्या है, कोई भी डाटा या अनुदेश है तथा प्रोग्राम, उसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा। वो ऐसा नहीं कि मैं नहीं लूँगा, ऐसा नहीं, अगर नहीं लिया मतलब वो इनपुट नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना, उसके बाद लेने के बाद क्या करें, उसको बाइनरी कोड में बदलेगा। फिर तीसरा काम है, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देगा। अब उसके बाद जो कोड बदला उसको किसको देगा, कंप्यूटर सिस्टम को देगा। इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर आदि। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। हमने आगे बात किया था कि इनपुट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी एक और नया वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। भंडारण यूनिट या मेमोरी, स्टोरेज यूनिट और मेमोरी। तो ये क्या होगा, डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है। इस प्रकार मेमोरी सुरक्षित रखता है, इस प्रकार मेमोरी में सुरक्षित रहता है। तो प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा को अनुदेश करेगा अंतिम परिणामों में और अंतिम परिणामों को। ठीक है, प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा व अनुदेशों को, दूसरा क्या है, अंतरिम परिणामों को और अंतिम परिणामों को। ठीक है, अंतरिम मतलब क्या होगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट, और अंतिम मतलब होगा फाइनल रिजल्ट को। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, सुरक्षित रखने का काम करते हैं मेमोरी में। आगे अब यहाँ पे मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। अभी हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा, तो मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको एक चित्र, ठीक है, ग्रीन कलर में।
ये क्या है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, पहले हम यहीं पे समझ लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है उसमें पहले से वो मेमोरी रहेगा, पहले से वो मेमोरी रहेगा, है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे के पास अगर कोई कुछ भी नहीं सिखाएगा तो भी वो कुछ ना कुछ जानकारी उसके पास रहेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, है ना। उसके बाद ये क्या हो गया, उसका जो पहले से वो जान रहा है बचपन से, मतलब लोग को देख के, है तो ये प्राथमिक हुआ। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना चालू किया, बड़ा हो गया, अब क्या करेगा, वो स्कूल जाएगा। तो स्कूल जाएगा तो नए नए चीज़ सीखेगा अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से। तो उसमें क्या होगा, नए नए गुणों का विकास हुआ, मतलब ये बाहर से हुआ और उसमें और उसके अंदर उसके दिमाग में और डाला गया। तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक मेमोरी, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, प्राथमिक मेमोरी पहले से रहेगा कंप्यूटर में, और द्वितीयक मेमोरी में क्या होगा, हम उसमें द्वितीयक मेमोरी मतलब उसको हम वहाँ पे डालेंगे या उसको अन्य रूप से कहीं पे उसको सेट करेंगे। जैसे पेन ड्राइव हो गया, वो भी एक मेमोरी ही है, मेमोरी कार्ड हो गया। ठीक है, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल पहले तो सिम कार्ड के साथ साथ मेमोरी कार्ड भी आता है, जैसे गाना वाना सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो उसको अलग से डालना पड़ता था, मतलब वो उसमें कंप्यूटर में या मोबाइल में नहीं रहता था। लेकिन कुछ स्पेस ऐसा रहता था जिसमें कंप्यूटर या मोबाइल ऑटोमेटिक सेव कर लेता था। उसके बाद अगर वो फुल हो गया तो उसको मेमोरी का यूज़ करता था। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। आगे इसका डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। ठीक है, क्या होती है, प्राथमिक सिस्टम, प्राथमिक जो मेमोरी है वो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति क्षमता कम, जबकि गति क्या होती है, तीव्र होती है। प्राथमिक मेमोरी की गति क्या होती है, तीव्र होती है, लेकिन स्मृति क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। यह अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, याद रखेंगे। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, जिसे कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। कंप्यूटर को हम बंद कर दिए तो सूचना समाप्त हो जाएगी। डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी रूप से रखा जाता है। अंतरिम परिणामों तथा प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, सेकेंडरी रजिस्टर, कैश, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। क्या क्या, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, कैश, रोम और रैम, ये सब क्या है, प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। याद रखेंगे, प्राथमिक मेमोरी अगर आता है तो क्या है, पहला सेमीकंडक्टर, कैश, रोम और रैम, ये चार चीज़ हैं। इनमें रजिस्टर, कैश मेमोरी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम तथा रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब सेमीकंडक्टर रजिस्टर, ठीक है, और कैश, ये दोनों, जैसे हमने अभी चार चीज़ क्या क्या देखा, देखिए ध्यान से, चार चीज़ हमने देखा। पहला देखा सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या देखा, कैश। ठीक है, सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या देखा हमने, कैश देखा, है ना। तो सेमीकंडक्टर और जो कैश होते हैं वो क्या होते हैं, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर होते हैं। ठीक है, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होंगे। लेकिन रोम और जो रैम है वो क्या होंगे, मदरबोर्ड में लगे होते हैं। ठीक है, सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से ही होता है, और सीपीयू का जो सीधा संपर्क वो किससे होता है, जो कैश मेमोरी है उससे होता है। ठीक, आगे देखिए, द्वितीयक या सहायक मेमोरी, सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी, डाटा सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी के मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। यह एक स्थायी नॉन वॉलेंट मेमोरी है
जिसमें कंप्यूटर को बंद कर देने या विद्युत उपलब्ध न होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता। चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या पेन ड्राइव, है ना, ये सब क्या है, द्वितीयक या सहायक मेमोरी कहलाते हैं। जैसे हमको कोई, समझिएगा, हमको जैसे कोई डेटा है उसको कलेक्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव का, क्योंकि पेन ड्राइव को से हम एक जगह से फिर उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, इसलिए इसको सहायक मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हेल्प कर रहा है। ठीक है, सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रजिस्टर, यह सीपीयू, अब यहाँ पे देखो, यह सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अन्य तीव्र गति प्राथमिक मेमोरी है। इसे सीपीयू कार्यकारी मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा, हाँ एग्जाम में आया था, कहीं मैं पढ़ा था कि सीपीयू का कार्यकारी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, रजिस्टर को कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, रजिस्टर में जो स्थित डाटा है उसे ही क्या करता है, प्रोसेस कर पाता है। अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकंड हो सकता है, और यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी में जो टाइम लगेगा वो कितना हो सकता है, 1 से 2 सेकंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, देखिए रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं, कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं भी रीड कर रहा हूँ। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है। कैश मेमोरी किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है। अतः कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए, मदरबोर्ड बस का प्रयोग, बस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे तार लगा होता है ना, यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक गए तो उस जो तार लगा होता है उसी को बस कहते हैं। क्योंकि हम बस के द्वारा क्या करते हैं, बस जानते हो ना, जब सफ़र करने वाला जी, उसमें एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, कंप्यूटर में तार लगा रहता है, तो उस तार के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सिस्टम बस। ठीक है, तो सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसमें बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर से, कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा रहता है। कैश मेमोरी किससे जुड़ा रहता है, सीपीयू से जुड़ा रहता है। अतः कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा हुआ है। अतः डाटा स्थानांतरण की गति क्या होती है, तीव्र होती है। यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करती है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की तलाश करता है। अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती तो इसे रोम या रैम में खोजा जाता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को दूर करने के लिए एक बफर का काम करता है। कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है, यह अधिक महंगा भी होता है। ठीक है, और जो कैश मेमोरी होती है बहुत ही तीव्र होती है, लेकिन साथ साथ वो महंगा भी होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या होता है, 2 से 10 नैनो सेकंड तक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रैम। रैम क्या होता है, देखिए अब, रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। क्या है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यही इसी को रैम बोलते हैं। ठीक है, रैम क्या होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप होता है। जैसे वीडियो गेम खेलते थे पहले, अभी तो खैर मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, तो उतना नहीं होता है। पहले वीडियो गेम का एक दुकान हुआ करता था, तो वहाँ पर क्या है, इसको हम नॉर्मली कैसेट बोलते थे, है ना। तो वो क्या था, एक रैम था, एक क्या था, वो रैम था। उसको हम वहाँ पे क्या करते थे, लगाते थे और वहाँ पे वो चलने लगता था। ठीक है, तो रैम
एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। यह एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। क्योंकि इसको हम लगाते हैं, निकाल भी लेते हैं, जैसे हमको ये वाला चाहिए तो इसको लगा लिए, ये वाला चाहिए तो इसको लगा लिए, ज़रूरत के हिसाब से हम लगा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। इसमें डाटा का एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अतः इसकी गति तीव्र होती है। प्रोसेसिंग के लिए डाटा और अनुदेश को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है रोम। रोम को हम बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे रैम है ना, तो रैम को क्या बोलते हैं, देख लीजिए। रैम का जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और वहीं पे आगे बढ़ते हैं। रोम, रोम का क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी मतलब वो सिर्फ मेमोरी को ही रीड करेगा। कौन, रोम। रोम एक ऐसी सेमीकंडक्टर चिप है जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। जो कंप्यूटर बनाता है उसके द्वारा वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। रोम एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, वो प्राथमिक मेमोरी होता है रोम, यहाँ पे दिख रहा है, वो पहले से वहाँ पे फिक्स रहता है, जिसमें संग्रहित डाटा न तो नष्ट होती है और न ही इसे बदला जा सकता है। इसमें जैसे कंप्यूटर बनाने वाले ने जो बना के दे दिया वो वैसे ही रहेगा, इसको हम ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, किसमें, रोम में। लेकिन रैम में हम चेंजेस कर सकते हैं समय समय अनुसार। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। ठीक है, रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक जो सॉफ्टवेयर है उसे पहले स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आता है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सीमॉन्स चिप्स, सीमॉन्स चिप, तो सीमॉन चिप क्या होता है देखते हैं। सीमॉन चिप, सीमॉन मतलब सी मॉस। ठीक है, तो सी मॉस मतलब क्या होगा, सी से हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, एम से हो जाएगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे देखिए एस है ना, तो एस से क्या हो जाएगा सेमीकंडक्टर, और चिप का चिप ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एम और ओ, एम और ओ का मतलब हुआ मेटल और ओ का हुआ ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, इसका फुल फॉर्म हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर चिप। ठीक है, इसको बोलते हैं सी मॉस चिप। तो सी मॉस चिप क्या होता है देख लेते हैं। कंप्यूटर के कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग लगातार परिवर्तित होती रहती है, हाँ होती है, पर कंप्यूटर को उन्हें करते रहना होता है। अद्यतन मतलब उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए तो वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ठीक है, जैसे हम अपडेट है हमारा कंप्यूटर और हम उसको बंद कर दिए 1 महीने, और 1 महीने बाद हम कंप्यूटर को फिर से चालू कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो टाइम है और डेट है वो क्या है, उस टाइम और डेट का मतलब वर्तमान में जो टाइम और डेट है उसको सही सही बताता है। ठीक है, ऐसी सूचनाएं सी मॉस चिप मेमोरी में स्टोर की जाती है। सी मॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है। ठीक है, बटन के आकार का क्या लगा रहता है, इसमें बैटरी लगा रहता है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सी मॉस मेमोरी काम करते रहता है। ठीक है, मतलब एक छोटा सा बैटरी लगा रहता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सी मॉस में क्या होता है, एक छोटा सा बैटरी लगा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, कंप्यूटर को हम बंद भी कर देते हैं और 1 महीने बाद चालू करेंगे तो जो डेट है और जो टाइम है वो 1 महीने बाद का ही बताता है। ऐसा नहीं था कि हम आज बंद कर दिए हैं तो बंद हो गया, आज ही के डेट का जब खोलेंगे तब दिखाएगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, अपडेट होते रहता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे वो हम तो यहाँ से बाहर से बंद कर देते हैं, लेकिन वो अंदर में उसका क्या है, छोटा सा बैटरी लगा रहता है, वो कंटिन्यू चालू रहता है, इसलिए वो क्या होता है, हमको एग्जैक्ट टाइम और डेट बताता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट क्या होता है देखिए, किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। कोई भी हमारे पास पीसी है उसका सिस्टम यूनिट क्या होता है, उसका हार्डवेयर होता है।
सिस्टम यूनिट टीन या प्लास्टिक का बना एक बॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को। ठीक है, प्लास्टिक या टीन का बना क्या होता है, एक बॉक्स होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही होते हैं। सिस्टम यूनिट मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, देखिए यहाँ पे सिस्टम यूनिट में क्या है, पावर सप्लाई यूनिट है, जहाँ से पावर जाता है वहाँ पे सप्लाई होता है, ये पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी तथा कई पोर्ट होते हैं। ठीक है, इसका सिस्टम यूनिट का। आगे बढ़ते हैं, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है, कोई कंप्यूटर है उसका क्या होता है, मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जो संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पूरा जो कंप्यूटर है वो किसके आसपास घूमता है, मदरबोर्ड के आसपास। ठीक है, मदरबोर्ड पर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम चिप, रैम चिप, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब आप देखते हैं कंप्यूटर के अन्य उपकरण। तो कंप्यूटर के अन्य उपकरण क्या है, जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। वो बाहरी रूप से क्या होते हैं, सीधा किससे कनेक्ट रहते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरण को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड को एक्सपेंशन स्लॉट भी बने होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास कोई कंप्यूटर रहता है तो वहाँ पे बाहर से हम कुछ कनेक्ट करें, उसके लिए क्या होता है वहाँ पे, जैसे साउंड सिस्टम लगाना है तो वहाँ पे एक छेद रहता है यहाँ पे, है ना, और उसके बाद पेन ड्राइव है लगाने के लिए भी ऐसे वहाँ पे होल बना रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सपेंशन जो स्लॉट है वो बना के रख देते हैं, और वो किससे जुड़ा रहता है, सीधा डायरेक्ट मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर बस। मैंने अभी इससे पहले आपके कंप्यूटर बस के बारे में हल्का सा बताया था। कंप्यूटर बस क्या होता है, देखिए, मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों को समूह को जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कंप्यूटर बस कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि तार वहाँ पे रहती है, उसको अंदर में ही तार बना रहता है पतला सा, जो दिखाई नहीं देता ऐसा नॉर्मल देखे तो। ठीक है, वहाँ पे एक सिल्वर कलर में सा तार लगा रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर बस। क्योंकि तार क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह सूचना को आदान प्रदान करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर बस। क्योंकि बस का काम भी क्या होता है, यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ता है ना, तो उसी के बेस पर यहाँ पे क्या बोल दिया, कंप्यूटर बस। उसके बाद आगे देखिए इंटरनल सिस्टम बस। ठीक है, अब इसमें हम उसको दो पार्ट में बांट दिए। पहला है इंटरनल सिग्नल सिस्टम बस, और एक आ जाएगा एक्सटर्नल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इंटरनल। इंटरनल मतलब हम समझ रहे हैं अंदर, इंटरनल मतलब क्या होगा, अंदर। तो मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच तथा डाटा संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा किया जाता है। इसे डाटा स्थानांतरित की गति तीव्र होती है। सिस्टम बस को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, इंटरनल सिस्टम बस को 3 भागों में। पहला है डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखिए एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस क्या होता है, देखिए, एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसे डाटा स्थानांतरण की है गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। इसकी गति क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है या धीमी होती है। रोचक तथ्य अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कंप्यूटर का, ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर बस कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क या हाईवे, जैसे मैंने बताया ना कि वो रोड का काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर बस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क या हाईवे है, जिस पर डाटा तथा सूचनाओं को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। जैसे यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वैसे ही कंप्यूटर बस में सूचना एक जगह से दूसरे जगह तेजी से जाता है। क्योंकि उसको हम क्या बोल दिए,
सड़क या हाईवे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आता है कभी कभी कंप्यूटर बस क्या है। तो कंप्यूटर बस क्या है, एक रास्ता है जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज़ी से ले जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फुल फॉर्म है वो है, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो एग्जाम में आता है सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे संक्षेप में सीपीयू भी कहते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू क्या है, सीपीयू एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। हार्टर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित, ठीक है, कंट्रोल, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो ये आपके सामने दिख रहा है सीपीयू, आप तो वैसे सीपीयू से परिचित ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, सीपीयू कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में स्थित एक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड चिप आईसी है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू क्या है, एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू स्टार्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके आधार पर क्या करता है, सीपीयू काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाई, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो ये इसके कुछ मुख्य पॉइंट थे, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, सीपीयू के मुख्य कार्य। अब यहाँ पे सीपीयू तो पढ़ा हमने, सीपीयू के बारे में जाना, तो सीपीयू के मुख्य कार्य क्या है। पहला देखिए, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारण में, विभिन्न जो प्रक्रिया होती है उसके क्रम के निर्धारण में सीपीयू का कार्य है। दूसरा, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करने के लिए। तीसरा, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सीपीयू के कार्य है, ये इतना कार्य करता है। उसके बाद सीपीयू को हार्डवेयर के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। हार्डवेयर की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी रजिस्टर। पहला क्या है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको ALU भी कहते हैं, ALU, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा क्या है, मेमोरी रजिस्टर, ठीक। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट। हमारा यहाँ पे देख रहे थे कि पहला पॉइंट क्या था, कंट्रोल यूनिट। तो हम आगे देखते हैं पहले कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित रखता है। जो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करके रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है उनके बीच समन्वय स्थापित करता है कि भाई तुम दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करो, दोनों सामंजस्य बना के चलो, ठीक है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाली कार्यों की सूची होती है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जाने वाली कार्यों की सूची होती है, उसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी
कहा जाता है। और कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर का नाड़ी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को, क्योंकि सब चीज़ वही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला, कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य। अब यहाँ पे देखते हैं हम कंट्रोल यूनिट के कार्य क्या है। पहला कार्य है इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? इनपुट, आउटपुट और अन्य जो डिवाइस है या अन्य हार्डवेयर है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। दूसरा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य को नियंत्रित करता है। तीसरा, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। ये किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का। एक बार इसको आप पढ़िएगा, कंट्रोल यूनिट के कार्य को। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर को अक्सर सिस्टम कहा जाता है। हम अगर बोलते हैं ना कि आपका सिस्टम लेके आइए या सिस्टम कहाँ है, तो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सिस्टम। क्यों कहा जाता है सिस्टम? क्योंकि इसमें अनेक युक्ति एक साथ मिलकर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य को संपन्न करते हैं तथा एक निश्चित परिणाम पर प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाते हैं? सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर को सिस्टम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है? ALU का अरिथमेटिक, A से, L से लॉजिक और U से यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक भाग है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसका पार्ट है? CPU का एक पार्ट है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम ALU द्वारा किया जाता है। ALU के द्वारा क्या किया जाता है? डाटा प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय, मैथमेटिकल, तार्किक, लॉजिकल कार्य करता है। ठीक है, कौन? ALU। ठीक है, तो ALU क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का क्या है? एक छोटा सा या एक हिस्सा है, बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ALU को फिर से हम क्या किए? दो भाग में बांट दिए। अब ध्यान समझिएगा, ALU को कितने भाग में बांटे? दो भाग में। पहला जो पार्ट है वो है AU मतलब अरिथमेटिक यूनिट, और दूसरा पार्ट क्या है? LU मतलब लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब अरिथमेटिक और लॉजिकल, इसमें दोनों चीज़ होगा, है ना। तो AU डाटा पर मूलभूत अंक की गणनाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि संपन्न करता है। दूसरी तरफ AU क्या करता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि किया। अब LU क्या करेगा? डाटा पर तार्किक कार्य और लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है, बड़ा है, छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो लॉजिकल कार्य के लिए क्या करता है? LU का यूज़ किया जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू आदि संपन्न करता है। इस प्रकार अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाटा पर अंकीगणित गणनाएं तथा तुलना का काम करता है। कौन? ALU। मतलब ALU किससे मिलकर बना है? AL और LU से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर क्या होता है? देखिए, यह उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है जो CPU का ही एक भाग होता है। मेमोरी रजिस्टर भी क्या होता है? CPU का एक भाग होता है। इसे CPU का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आता है CPU का वर्किंग मेमोरी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मेमोरी रजिस्टर को CPU का वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। CPU वर्तमान में उपयोग कर रहे डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम परिणामों को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। ठीक है, CPU वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं जो डाटा उपयोग करेंगे उसको प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम परिणामों को रजिस्टर में ही क्या करेगा? वो सेव करेगा। उसके बाद देखिए बायोस, बायोस मतलब BIOS। तो BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बॉयस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी
रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है BIOS बॉयस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कंप्यूटर बना रहा है कंपनी, उसको क्या करेगा, वो वहीं पे मदरबोर्ड निर्माता जो कंपनी है वो क्या करेगा, स्थायी रूप से उस रोम मेमोरी चिप को स्टोर कर कंप्यूटर और मदरबोर्ड स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कुछ रोचक तत्व। क्या हम जानते हैं इंटेल तथा AMD माइक्रो डिवाइस दो प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी, कौन कौन से, इंटेल और AMD। इंटेल और AMD दो ऐसे कंपनी है जो प्रमुख रूप से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है। इनके द्वारा निर्मित प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर का CPU चिप है इंटेल पेंटियम, दूसरा है इंटेल सेरॉन, तीसरा है इंटेल जियोन, फिर चौथा इंटेल कोर डुओ, इंटेल एटेम और AMD एथनॉल, AMD ड्यूट्रॉन। तो ये सब क्या है, इनके द्वारा निर्मित माइक्रो प्रोसेसर या CPU का चिप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का परिचय, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो हम सबसे पहले वॉइस सॉफ्टवेयर चलता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी कंप्यूटर को ऑन करें तो पहले वहाँ पे आवाज़ आता है, तो वो आवाज़ क्या होती है, वॉइस सॉफ्टवेयर का होती है। वॉइस कंप्यूटर से जुड़ी हार्डवेयर की जांच करता है जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट POST पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो पोस्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या दिख रहा है हमको, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। BIOS में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। कंप्यूटर ऑन होते ही समय डिलीट बटन दबाने पर वॉइस सेटअप खुलता है, जहां हम दिए गए विकल्पों के अनुसार वॉइस में परिवर्तन कर सकें। तो यहाँ पे समझिएगा वॉइस, जैसे हम इसका वॉइस के लिए हम एक अच्छा सुधार लेते हैं। वॉइस ऑन होते ही समय डिलीट बटन दबाने पर वॉइस सेटअप खुलता है। ठीक है, जहां हम दिए गए विकल्पों के अनुसार क्या करेंगे, वॉइस में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ कभी टाइप किए हैं, लाइट बंद हो गया तो हम सोचते गया डिलीट हो गया, लेकिन वो जाया नहीं रहता, वो सेव हो जाता है, तो हम उसको वहीं से फिर से ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगला है आउटपुट डिवाइस। ये तो हम अभी इनपुट डिवाइस की बात कर रहे थे, अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात अंतिम और अंतरिम परिणामों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है। यह कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है तथा प्रोसेसर द्वारा परिणामों की उपयोगकर्ता को समझने योग्यता स्वरूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, चूंकि प्रोसेसर से प्राप्त परिणाम बाइनरी संकेत 0-1 में होते हैं, अतः इन्हें आउटपुट इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा, आउटपुट इंटरफेस द्वारा। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट डिवाइस के कार्य। तो आउटपुट डिवाइस के कार्य क्या क्या है, पहला CPU से परिणाम प्राप्त करना, दूसरा प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना, और तीसरा है परिणाम के परिवर्तन संकेतों का उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। कहने का मतलब ये क्या है, कोतवाल है। क्या है, कोतवाल क्या करता है, कोई भी सरपंच से सूचना प्राप्त करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, CPU से क्या करेगा, वो परिणाम प्राप्त करेगा। दूसरा, अब यहाँ पे सरपंच से जब सूचना प्राप्त किया तो वो क्या करेगा, गांव में जाके ढिंढोरा पीटेगा, है ना। उसी प्रकार प्राप्त जो परिणाम है उसको मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में उसको बदल देगा। तीसरा नंबर, परिणाम में परिवर्तन संकेतों के उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है। ठीक है, परिणामों में जो परिवर्तन है संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्क्रीन हो गया, इमेज हो गया, प्रोजेक्टर होगा, कार्ड हो गया। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, जो आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ठीक है,
इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में। आउटपुट और इनपुट का जब हम टॉपिक लेंगे तब। और देखिए अब अगला, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू या माइक्रोप्रोसेसर की कार्य क्षमता को 1 सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। चूँकि सीपीयू 1 सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित करता है, अतः इसकी गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो पहला दिख रहा है कंप्यूटर घड़ी, सिस्टम क्लॉक, उसको प्रभावित कर सकता है। किसको? सीपीयू की गति को। सीपीयू की डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे सिस्टम क्लॉक, ठीक है, क्या कहते हैं, सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है, जिसे कॉल्क पल्स कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे व मूलभूत चरणों या स्टेप में बांटा जाता है। एक चरण का कार्य समाप्त होने के बाद दूसरे चरण का कार्य किया जाता है, या दूसरे चरण का कार्य आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। क्लॉक पल्स सिस्टम द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, सीपीयू के डेटा प्रोसेस की गति उतनी ही तीव्र होगी। मतलब जितना जल्दी काम कौन करेगा, क्लॉक पल्स करेगा, उतने ही तेज़ी से क्या होगा, सीपीयू के डाटा प्रोसेस की गति और तेज हो जाएगी। अन्य मापदंड के समान होने पर 200 mHz का क्लॉक 100 mHz के क्लॉक की अपेक्षा दुगुनी गति से काम करेगा। सिस्टम क्लॉक की गति को 1 सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। 1 सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में जितना भी उत्पन्न हो गया उसको क्या कहेंगे, हर्ट्ज कहेंगे या हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम क्लॉक की गति को सामान्यतः मेगाहर्ट्ज, ठीक है, कितना मेगाहर्ट्ज, MHz 10⁻0 डिग्री पल्स पर सेकंड या गीगाहर्ट्ज GHz 10% पल्स पर सेकंड में निरूपित किया जाता है। 1 मेगाहर्ट्ज 1 मिलियन साइकिल प्रति सेकंड के बराबर है, जबकि 1 गीगाहर्ट्ज में 1 बिलियन साइकिल प्रथम सेकंड होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आजकल उपलब्ध कंप्यूटर में सिस्टम क्लॉक की गति कितनी होती है, 5000 mHz से 4 GHz, मतलब 500 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, तक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये तो हम पहला की बात कर रहे थे। पहला की बात क्या था कि कंप्यूटर घड़ी। अब इसमें लेते हैं हम दूसरा पॉइंट हमारे पास है रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी क्या होगा, सीपीयू रजिस्टर में इससे डाटा को ही प्रोसेस कर सकता है। सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, सीपीयू में प्रोसेसिंग की गति भी क्या होगी, उतनी ही तेजी से होगी। दूसरा, शब्द परास अंक बाइनरी बिट बाइट की संख्या है, जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए देता है। शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। शब्द परास की लंबाई 8, 16, 32 या 64 बिट हो सकती है। 64 बिट शब्द परास का अर्थ, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 64 बिट शब्द परास का अर्थ कि सीपीयू एक साथ 64 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है। सीपीयू क्या कर सकता है, एक साथ 64 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद है पांचवा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, देखिए, चौथा, कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है, अतः इसके डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है।
स्पष्ट केसरी मेमोरी का आकार बड़ा होने पर सीपीयू की गति भी क्या होती है, तीव्र होती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम बस। तो सिस्टम बस मैंने बताया था कि तार होता है। कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई सीपीयू की गति को प्रभावित करती है। सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बीट है। तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस 32 तार है। तात्पर्य यह है कि प्रोसेसर साथ 32 बीट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। उसके बाद है 6वां नंबर समांतर गणना। एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन में सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। ड्यूअल कोर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ड्यूअल कोर या मल्टी कोर, ड्यूअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर के साथ साथ दो या अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाते हैं, जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद है अगला सीपीयू और अन्य उपकरण के बीच समन्वय। सीपीयू और अन्य उपकरण के बीच मध्य समन्वय। तो सामान्यतः सीपीयू तीव्र की गणना करती है, अतः अन्य उपकरण के साथ धीमा होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता की माप, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है देखते हैं। प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्यक्षमता को इंगित करता है, पर यह प्रोसेस किए गए कार्य पर निर्भर करता है। दूसरा है रिस्पांस टाइम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा समय सभी कार्य में प्रोसेसिंग के लिए देता है। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने पर सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए कई पहलीरा प्रतिक्रिया के बीच का समय रिस्पांस टाइम कहलाता है। बेहतर कार्यक्षमता के लिए रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए। उसके बाद है टर्न अराउंड टाइम। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा करके अंतिम परिणाम देने के बीच का समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। ठीक है, बेहतरीन कार्य के लिए टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। तो ये तो था हमारा वीडियो आज का। आपको कैसा लगा? तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगला वीडियो आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।